बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विषय आरंभिक स्तर भाषा एवं गणित लेखन, ये जो है फर्स्ट पेपर है। अब इसमें से देखना है अध्याय 3। अध्याय 3 है हमारा ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि का अध्ययन। अब हम देखते हैं ध्वनि। पहली जो हेडिंग है आपकी ध्वनि। जो ध्वनि जो है शब्द ध्वन धातु से ईण प्रत्यय लगाकर ई जुड़ने से बना है। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज करना। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज करना। आज भाषा विज्ञान में ध्वनि के लिए स्वन मतलब आवाज शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है, मतलब छोटी इकाई है, और इसके पुनः जो है इसका जो खंड नहीं किया जा सकता है। और सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। और ध्वनि के लिए लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ये जो आपका ध्वनि हो गया। अब हम देखते हैं ध्वनि का अर्थ। ध्वनि का अर्थ क्या है? किन्हीं दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के परस्पर टकराने से उत्पन्न होने वाला शब्द, इसके साथ साथ विभिन्न पशु पक्षी तथा मनुष्यों के कंठ से उत्पन्न शब्दों को ही ध्वनि कहते हैं। ठीक, जो आप और हम जैसे देखते हैं कि कहीं परस्पर आपस में कहीं टकराव होता है तो आवाज निकलती है, उसी तरह से हमारे मुख विवर से जो है कंठ, तालु, वागेंद्रियों से जो है स्पर्श करते हुए जो ध्वनि जो है निकलती है, बिना स्पर्श किए जो वर्ण होता है वो कहीं हमारे मुख विवर में जो है स्पर्श नहीं करता है। जो आवाज़ निकलती है वो बिना स्पर्श किए निकलती है। जितने भी स्वर हैं उनका जो है कहीं स्पर्श नहीं होगा, वो वर्ण होते हैं। और वही जो है उच्चारण के रूप में कहीं से आवाज़ जो होती है वो ध्वनि कहलाती है। जैसे पशु पक्षी आज के जो है कंठों से जो भी आवाज़ आती है उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अब देखते हैं हम ध्वनि की परिभाषा। देखिए ध्वनि की परिभाषा। ध्वनि का अर्थ केवल उन ध्वनियों से है जिसका प्रयोग मनुष्य बोलचाल में करता है, जिन्हें लिखित रूप में प्रयोग करने के लिए विभिन्न लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन लिपि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। इन लिपि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। अब हम देखते हैं ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व। इनके तत्व क्या क्या है? तो अस्पष्टता। तो ध्वनि में जो है अस्पष्टता नितांत आवश्यक होती है। अस्पष्ट होना ध्वनि श्रवण में अति आवश्यक है, क्योंकि अगर स्पष्ट आपकी आवाज़ निकलेगी, उच्चारण होगा, ध्वनि निकलेगी, तो सुनने वाला भी स्पष्ट सुन करके उसको कुछ लिखना होगा तो लिख सकता है, ग्रहण करना होगा ग्रहण कर सकता है, अर्थ भी समझ सकता है अगर स्पष्टता आपके अंदर है, उच्चारण स्पष्ट हो रहा है तो। अब हम देखते हैं सार्थकता। कितना सार्थक उसमें होता है? ध्वनि उच्चारण में माध्यम रखना चाहिए। वाणी सार्थक होना नितांत आवश्यक है। जो भी हो स्पष्ट होना चाहिए, नितांत आवश्यक है। जो है वाणी कभी ध्वनि के विस्तार, इतना कोई आवश्यक नहीं है कि विस्तार करने की आवश्यकता है। ध्वनि को वाणी जो है आवृत्ति बार बार भी नहीं होनी चाहिए। ये जो है सार्थकता, मतलब आपको इतना जो है सतर्क रहना चाहिए कि जो है कोई भी चीज़ स्पष्ट, ये नहीं कि केवल उसी में उजूल फुजूल आप बोलते रहें, नहीं, वाणी जो भी हो स्पष्ट हो। अब हम देखते हैं शुद्धता। कितनी शुद्धता होनी चाहिए उसमें? यह जो है ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है। शुद्धता जो है ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है। इसके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। अगर शुद्ध नहीं होगा तो उसका ध्वनि का जो है अर्थ नहीं निकल पाएगा। अब जो है ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिष्कृत होना चाहिए। ध्वनि का जो है शुद्ध उच्चारण होना चाहिए और जो है पूरा स्पष्ट, उसका अर्थ जो है स्पष्ट होना चाहिए। अब हम देखते हैं तरंगता। ध्वनि में आरोह अवरोह होना चाहिए, क्योंकि एक समान अगर वाचन से श्रोता क्या करता है? ऊब जाता है। अगर ध्वनि में उतार चढ़ाव नहीं होगा तो एक समान एक लय में आप बोलते जाएंगे तो जो है सुनने वाला भी
आपसे बोर हो जाएगा, वो जो है सुनने का प्रयास नहीं करेगा, उसको उबन महसूस होगी और जो है आपको श्रोता माने वक्ता बोलते रहेंगे और श्रोता जो है चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं, उसमें उतार चढ़ाव भी होना नितांत आवश्यक है। अब हम देखते हैं ध्वनि विज्ञान का अर्थ। देखिए ध्वनि विज्ञान का अर्थ, अब इसमें जो है ध्वनि विज्ञान मानवीय वाग्य यंत्र से विस्तृत भाषाई ध्वनि का विश्लेषण तथा वर्णन करता है। विश्लेषण तथा वर्णन करता है। भाषाई ध्वनि वक्ता के वाग्य यंत्र से उत्पत्ति होकर श्रोता के कर्णेंद्रियों का विषय बनती है। भाषा विज्ञान में मानव के मुख्य से निश्रित ध्वनि का ही अध्ययन किया जाता है। इसमें देखिए विज्ञान, ध्वनि विज्ञान वाग्यंत्रियों से जो आपकी निकलती है, फिर जो है वो श्रोता के सुनने वाले के कर्णेंद्रियों में जो है पहुंचती है, तब उसके जो है भाषाई ध्वनि का जो है उसको उत्पत्ति श्रोता जो है अर्थ चाहे जो कुछ भी समझना हो उसको समझ पाता है। और विज्ञान में जो है मुख्यतः निश्रित मतलब उसी पे आश्रित ध्वनि का ही अध्ययन करते हैं। जिस पे वो आश्रित है आपका भाषा है, उसी पे आप निश्चित रहेंगे तो आपको जो है अध्ययन करने का मिलेगा और भाषा के बारे में भी आपको जानकारी होगी। अब हम देखते हैं प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण में ध्वनि विज्ञान का प्रयोग। देखिए प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण में ध्वनि विज्ञान का प्रयोग। अब हम देखते हैं, देखिए इसमें जो है आपको देखने का मिलेगा, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें जो देखिए कहाँ कहाँ से वर्ण का उच्चारण होता है, किन किन स्थानों से, उन्हीं स्थानों के बारे में आज हम लोग देखेंगे। देखिए आपका जो दंत, त वर्ग जो है दंत से, त वर्ग जो है दंत यहाँ दांत से जो होती है। अब इसके बाद इसी से जो है दंत मूल, जो दांत का जो मूल चीज होता है, जहां से मूल जड़ होता है वहां स्पर्श करती है, र और ल को, जिह्वा जो है वहां स्पर्श करती है। अब इसके बाद देखेंगे नासिका, नाक के द्वारा अंग और अंग, ञ, ड़, न, म, ये पांचवा वर्ण है, ये भी जो है आपका नासिका के द्वारा ही उत्पन्न होता है, यहाँ से उच्चारण होता है। अब देखिए ये जो है क्या है, मूर्धा। ये मूर्धा आपका यहाँ गले के ऊपर जब जाएंगे, कंठ से ऊपर तालु जो होता है, अब उसके पास जाएंगे यहाँ पे तो ये मूर्धा है। री और ट वर्ग और मूर्धन्य स, ये मूर्धा से उच्चारण होता है। अब इसके बाद देखेंगे तालु, ये तालु जो है च वर्ग और य और बड़ा सा तालव्य सा भी है, और ई इनका भी उच्चारण होता है तालु से ही। अब इसके बाद तालु में भी देखिए एक कठोर तालु और एक कोमल तालु होता है। अब कठोर तालु कहाँ होता है, तो कठोर तालु आपका जो अगला भाग, जो दांत के ऊपर जो होता है वो अगला भाग, अर्थात ये जो है कठोर तालु में आएगा यहाँ पे, और ये जो है आपका कोमल तालु में आएगा। ठीक, उसमें मिलेगा आपको, हम बताएंगे कोमल तालु और कठोर तालु दोनों में ही मिलेगा। अब इसके बाद देखते हैं हम कंठ तालु। ये देखिए कंठ और तालु ये दोनों से उच्चारण होता है ए आय का जब उच्चारण करें तो कंठ को भी स्पर्श करेगा और तालु में भी जो स्पर्श करेगा। ये इसके बाद देखते हैं हम कंठ, अ आ अंग क वर्ग और ह, ये जो है कंठ से उच्चारण होता है। यहाँ से आपका जो कंठ जो है ये है, यहाँ से उच्चारण होता है। अब इसके बाद देखेंगे हम कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से ओ औ आ, ओ औ आ का यह उच्चारण होता है कंठ और ओष्ठ से। अब हम देखेंगे केवल ओष्ठ से उ प वर्ग, उ प वर्ग जो है ओष्ठ से होता है, और दंत ओष्ठ से जो है व और प, दंत ओष्ठ से व और प का भी होता है, लेकिन यहाँ पे व है। तो इसके जो है ये तमाम वर्ण उच्चारणों के जो है ये जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, और यही वागेंद्रियां हैं, आपको जो है इन स्थानों से जो उच्चारण होता है स्पर्श करते हुए होता है। अब हम इसके बाद देखेंगे आप प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण में ध्वनि विज्ञान का प्रयोग। अब ध्वनि विज्ञान फोनोलॉजी तथा फोनेटिक्स नाम से जाना जाता है। ध्वनि विज्ञान फोनोलॉजी तथा फोनेटिक्स दो नामों से जाना जाता है, परंतु इन
दोनों शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। इन दोनों शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। फोनेटिक्स सैद्धांतिक और सार्वभाषिक होता है। फोनेटिक्स सैद्धांतिक तथा सार्वभाषिक होता है, जबकि फोनोलॉजी एक व्यवहारिक रूप है। फोनोलॉजी जो है एक व्यवहारिक रूप है और किसी एक भाषा से जो है संबद्ध है। फोनोलॉजी में ध्वनियों के विकास पर भी विचार किया जाता है। फोनोलॉजी में ध्वनियों के पर भी विचार किया जाता है। अब हम देखते हैं आपके फेफड़ा से जो है क्या कार्य होता है। तो प्राणियों की प्रश्वसन प्रक्रिया का मूल आधार फेफड़ा है। श्वसन जो है हमारा जो कहाँ से चलता है, फेफड़े के द्वारा ही श्वास जो है हम लेते हैं, और जो हमारे श्वास में जो भी अगर दूषित होगा उसको बाहर निकालता है और जो है शुद्ध चीज को अंदर प्रवेश करता है। एक जो है फेफड़े का जो है कार्य होता है। अब हम देखते हैं भोजन नली। ये भोजन नली क्या करती है? यद्यपि भोजन नहीं का स्वन उत्पादन में कोई कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो है चर्चा वाग्यंत्रों में की जाती है, वाक्यों में की जाती है, और यह दांतों द्वारा चबाए गए भोजन को आमाशय तक पहुंचा लेती है, आमाशय तक ले जाती है या पहुंचाती है, या जो है वहाँ पे ले जाकर छोड़ती है। ये जो है किसका है? भोजन नली का कार्य है। अब श्वसन नली देखते हैं। जो श्वास नली अब क्या है? यह वाग्यव फेफड़ों के ऊपर स्थित होती है। यह जो है वाग्यव फेफड़ों के ऊपर स्थित होती है और नासिका से जो वायु फेफड़ों तक पहुंचती है यह श्वसन नली के मार्ग से ही पहुंचती है और इसी मार्ग से बाहर निकलती है। देखिए यहाँ पे जो आपको देखे होंगे फेफड़ा, यह फेफड़ा अंदर होता है, ये श्वसन नली जो है आकर के नाक के द्वारा ये जो है नासिका से यहाँ से होती है। अब हम देखते हैं स्वर तंत्रियाँ जो है क्या है। स्वर तंत्र में पहली भित्ति से जो है बने दो लचीले पर्दे होते हैं और इनके स्वर तंत्री कहते हैं। इन्हीं को जो पर्दे से लचीले होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वर तंत्रिय कहते हैं। अब देखते हैं काकल। ये काकल क्या है? देखिए इसमें होगा, हम कहीं लिखे हैं काकल। तो काकल क्या है? तो स्वर यंत्र से स्थिर स्वर तंत्रियों के बीच खुले भाग को हम काकल कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं वर्ष। वर्ष जो है ऊपर के दांतों के निकट तालु भाग को हम क्या कहते हैं? वर्ष। ऊपर के दांतों के निकट तालु भाग को, जो ये तालु आपका है इसमें देखिए ये वाला ऊपर भाग को हम वर्ष कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कंठ के बारे में। इसके बाद कंठ के बारे में देखते हैं कि कोमल तालु के नीचे और काकल के ऊपर के भाग को हम क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। जो है कोमल तालु के नीचे और काकल के ऊपर वाले भाग को हम कंठ कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, कंठ हो गया, फेफड़ा वर्ष कंठ हो गया। अब जो है हम देखते हैं मुख विवर। अब मुख विवर को हम देखते हैं। जो अंजलि जिह्वा के एक और नासिक विवर है तो दूसरी ओर मुख विवर है, और मुख विवर में ही दांत, जिह्वा, मुख, कंठ आदि को जो है वागे में स्थित होता है। इसको हम क्या कहते हैं? मुख विवर कहते हैं। जो हमारा मुख है इसके अंदर जो भी वागेंद्रियां हैं इसको हम मुख विवर कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे मुख विवर के बाद दंत। ये दंत क्या है? दंत मूल से ही दांतों की दोनों पंक्तियां निकलती है और ऊपर के दंत मूल से ऊपर की दंत पंक्तियां और नीचे के दंत मूल से नीचे की दंत पंक्तियां, जो आपके हमारे दांत है देख रहे हैं यहाँ पे जो दांत है ये वाला, इसी के जो दोनों दांत जो है पंक्ति, इसी को जो हम दंत कहते हैं। अब इसके बाद मूर्धा जो है हमारा कंठ के जो है ऊपर वाला जो सिरा है देखिए ये मूर्धा है यहाँ पे, इसी को हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। अब इसी